तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों आज आपको जो क्लास 10th का सेट 2 आया हुआ बच्चों मैथमेटिक्स का, उसका हम सॉल्यूशन लेके आए हुए हैं बच्चों, है ना। आपको पीडीएफ भी बताऊंगा कि पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा। पूरी वीडियो देखा करें बच्चों। आपके जो 10th का एग्जाम का है मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, सभी वीडियो का पूरा देखा करें। इससे पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े बच्चों तो जुड़ जाए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम मैं बता दे रहा हूँ, बोर्ड आभा BOARD बोर्ड, है ना। BOARD बोर्ड, चैनल का नाम है AABHA, है ना, AABHA बोर्ड आभा, फिर ब्रैकेट देके लिखिएगा जैक, JAC जैक, और फिर बोर्ड लिख दीजिएगा BOARD बोर्ड, है ना, BOARD बोर्ड। इसको लिख के आप सर्च मार दीजिए बच्चों। मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत सारे बच्चे लिंक से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, टेलीग्राम ऐप में, और इसको लिख के सर्च कीजिएगा टेलीग्राम ऐप में, बोर्ड आभा, है ना, बोर्ड आभा जैक बोर्ड, आपको मिल जाएगा। वहां से जाके जल्दी से जुड़ जाएं। और अगर अभी तक आपने बच्चों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। दो चैनल है हमारे, नवाबा और बोर्ड आभा, दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करके रखिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हैं, इंपॉर्टेंट जो आपको वीडियोज हैं, देखिए बच्चों मैं हिंदी का भी बताने जा रहा हूँ कि ग्रामर का पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको क्लास 10 का, मैं उसका भी वीडियो लूंगा, है ना। तो उसका वीडियो अगर आपको देखना तो आई बटन में देख लीजिए, है ना। कुछ दिनों के बाद 1-2 दिन में मैं डाल दूंगा, तो उसको आप आई बटन में चेक कर लीजिएगा, या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। जैसे ही आपको आएगा वीडियो आप जरूर से जल्दी से देख लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। तो चलिए हम सीधे सॉल्यूशन पर आते हैं। पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा बच्चों, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लें। और देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में करा रहा हूँ, और वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है। उससे सॉल्यूशन क्या होता है आपके माइंड में जाके घुस जाता है, जिससे आपको याद रहता है कि कैसे भी कौन सा प्रश्न को कैसे बनाना है। तो देखिए बच्चों, फुल मार्क्स आपका 90 रहेगा, सेट 2 है आपका, है ना। 3 घंटे आपको टाइम्स दिया जाएगा, और कौन सा प्रश्न कितने अंक करेंगे सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है, एक बार अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला कौन सा प्रश्न पूछा गया है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। बच्चों मैंने एक क्लास ही ले लिया है कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालें। किसी भी प्रकार का अभाज्य गुणनखंड रहेगा आप उसको निकाल सकते हैं। उसका वीडियो आपको कहाँ मिलेगा, उसका भी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा। जिसको अभी अभाज्य गुणनखंड में दिक्कत होता है बच्चों, कभी कभी बड़ी संख्याएं भी आपको मिल सकती है, जैसे ऐसा दे दिया जाए, है ना। तो इसका कैसे निकालेंगे, तो कुछ बच्चे बहुत सारे घबरा जाते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड का वाला वीडियो आपको देखना है तो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, उसको देख ले, ठीक है। तो देखिए बच्चों 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन पार्ट पे ले जाते हैं कि हम कैसे इसका निकालेंगे। तो देखिए बच्चों 140 का हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो देखिए क्या करेंगे। 140 का हम अभाज्य गुणनखंड करना है कि 2 का टेबल में कितना बार में कटेगा, 2 7 जा 14 और फिर 0 आ जाएगा, है ना। फिर 2 से एक बार कटाएंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, देखिए तो 35 आ जाएगा। 70 का 35, 2 3 6, 1 बचेगा, इधर 1 आ जाएगा, 2 5 10। कैसे जिनको कटाने आता है बहुत आसान लगेगा, 5 7 35, है ना। तो 140 को हम इसके गुणन के रूप में लिख देंगे, 2 × 2 5 × 7, देखिए मैंने लिख दिया है। और फिर क्या हो जाएगा, 2² × 5 × 7, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में मैंने लिख दिया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपको वहाँ पे मिल जा रहा है, मैच कर रहा है, तो ए ऑप्शन में आपको यही आंसर हो जाएगा, 2² × 5 × 7, है ना। तो देखिए ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि किसी px ग्राफ में दिया हुआ है शून्यकों की संख्या px का पूछ रहा है बच्चों। तो याद रखिए कि px का ग्राफ दिया हुआ है, तो px का ग्राफ x एक्सिस को जितने बार कट करेगा बच्चों, है ना, उतना उसका शून्यक होता है। तो देखिए x एक्सिस को एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, एक बार यहाँ कर रहा है। y एक्सिस को नहीं देखना है बच्चों, देखिए एक x एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है, और ये होता है y एक्सिस। तो आपको x एक्सिस में देखना है, ये वाला एक्सिस में जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बार बार। तो ये वाला एक्सिस में 2 जगह कटा है, देखिए एक बार एक यहाँ, एक बार यहाँ। ये वाला नहीं देखना है, ये वाला देखिएगा तो 3 आंसर हो जाएगा और गलत हो जाएगा, तो 2 होगा आंसर, ये और ये, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, शून्यकों की संख्या 2 होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला देखते हैं बच्चों, चलिए बहुपद x² - 3 के शून्यक आपको बताने हैं बच्चों। शून्यक आपको पता होगा जिसको मान रखने पर क्या होता है, आपका जो आता है बहुपद का मान 0 हो जाना चाहिए, समझ में आ रहा है, जिसका मान पे। तो देखिए कैसे निकालेंगे बच्चों बहुपद का कोई भी शून्यक। देखिए यहाँ पे 2 आपका आंसर होगा, सेकंड का, थर्ड का देखिए शून्यक कैसे निकाला जाता है ना। 2 तरीके से मैंने बता दिया। आसान तरीका ये है, आप ये वाला फॉलो कीजिएगा, है ना। देखिए x² है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से क्यूब कर दिया, यहाँ पे x² होगा, x² - 3 = 0, है ना। तो x² का ये जो 3 है वो साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x² = 3 हो जाएगा, दिख रहा है। तो यहाँ से देखिए बच्चों कि x² = 3 है, तो दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, +-√3 हो जाएगा, तो है ना। तो x बराबर +√3 और -√3 आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे विविक्तर का रूप यूज करके बनाएंगे, तो देखिए ऐसे बनेगा, x² - 3 = 0, है ना। तो यहाँ पे देखिए बच्चों फॉर्म क्या होता है, ax² + bx, आपको जिसको फॉर्मूला होगा +c। तो यहाँ a का वैल्यू कितना है, 1 है। देखिए x का स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, मतलब कि जो गुणांक है 1 है, x वाला टर्म नहीं है, तो b कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और c कितना है, c देखिए यहाँ पे -3 दिया हुआ है, देखिए। तो मैंने यहाँ लिस्टिंग बना दिया, देखिए a 1 है, b 0 है, और c कितना है, -3। अब इसको इस फॉर्मूला में विविक्तर में बैठा दीजिएगा तो भी आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने बैठा दिया, आप उस तरह से भी बना सकते हैं, जिन बच्चों को उस तरह से दिक्कत है ऐसे भी बना सकते हैं। अगला देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण आप यहीं से देख पाते होंगे बच्चों कि कौन सा द्विघात समीकरण का फॉर्म क्या होता है बच्चों, एक बार याद रखिएगा, ax² + bx
प्लस सी इक्वल टू 0। याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट ए है, ये ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ए 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं किस में ए 0 नहीं है और किस में हो जा रहा है। तो देखिए बच्चों, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर आप खोलिएगा तो क्या खुलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2ab सॉरी माइनस 4x प्लस 4, ये खुलेगा प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखिए जो एक्स स्क्वायर इधर बनेगा और ये जो एक्स स्क्वायर इधर तो नहीं है, तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा इससे। लेकिन बाकी में देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा गुना करके और यहाँ पे भी आएगा एक्स गुने एक्स, देखिए ना गुना कीजिए, आप करके भी देख सकते हैं। तो ये दोनों एक्स स्क्वायर समीकरण की इस साइड भी है और समीकरण की इस साइड भी। आपको याद होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इधर रहे और अगर इधर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो ये एक्स स्क्वायर जो दोनों एक साइड दिखता है कट जाता है। देखिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अगर रहे, है ना, और इधर रहे एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो हम ये एक्स स्क्वायर काट देते हैं जो बराबर की इस साइड और ये साइड। तो यहाँ पे भी ये इधर बन जाएगा, इधर तो ये कट जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये समीकरण नहीं बन पाएगा द्विघात का। यहाँ पे भी देखिए एक्स स्क्वायर बन जाएगा इधर भी, तो यहाँ भी कट जाएगा, तो नहीं होगा आंसर। तो ऑप्शन आपका ए आंसर इसमें सही होगा बच्चों। अगला चलिए देखते हैं बच्चों, 5 नंबर में क्या पूछ रहा है कि ये जो उनके दो विभिन्न वास्तविक मूल कब होंगे, यदि कब होंगे बच्चों। तो विविक्तर का आपको फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना होगा। चलिए विविक्तर का फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं। 5 नंबर देखिए बच्चों, मैंने बता दिया है, यहाँ पे लिख दिया है कि बी स्क्वायर माइनस 4 ए से आपको हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा बच्चों, देख लीजिएगा 5 का ए ऑप्शन कैसे होगा बच्चों। विविक्तर डी का फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया था, बी स्क्वायर माइनस 4 ए से हमेशा 0 से जब बड़ा होगा। तो यहाँ पे ये तीनों चीजें याद रखिए बच्चे, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं सारी चीजें ध्यान से सुने। दो भिन्न और वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, है ना, अलग अलग भिन्न मतलब कि अलग अलग तरह के, और दो अलग वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। जब लेस देन 0 होता है बच्चों तो काल्पनिक रूट मिलता था, आपको याद है, अवास्तविक मूल जिसको बोलते हैं, काल्पनिक मूल, अवास्तविक मूल। और डी अगर 0 के बराबर हो जाए बच्चों तो दो वास्तविक और बराबर मूल प्राप्त होते थे, है ना। तो यहाँ पे ये वाला केस दिया हुआ है ग्रेटर वाला, तो क्या आंसर होगा बच्चों, दो भिन्न और वास्तविक मूल। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा, उसका यही कंडीशन होगा। अगला देखिए बच्चों, पूछ रहा है समांतर श्रेणी का सारवंतर क्या है। सारवंतर का फॉर्मूला में आपको पता होगा, डी होता है सारवंतर, इसका a2 माइनस a1 होता है बच्चों, सेकेंड पद माइनस पहला पद। क्या हो जाएगा बच्चों, 10 में 4 घटेगा तो 6 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए बच्चों क्या बोल रहा है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद आपको दे दिया हुआ है a इक्वल टू 10 और d आपको दिया हुआ है 10, फिर दिया हुआ है, तो तीसरा पद क्या होगा। सारी की सोल्यूशन मैंने यहाँ किया, चलिए वहीं पे ले चलते हैं। देखिए ये मैंने बता दिया, सारवंतर वाला a2 माइनस a1 होता है, तो 6 आंसर आपका सही होगा, है ना। ये दूसरा पद में से पहला पद घटा देना। अब अगला देखिए बच्चों, ये वाला पूछा हुआ था कि पहला पद आपको ए दे दिया हुआ है 10 और डी दे दिया है 10। तो अगर आपको कोई भी टर्म का अगर टर्म का फॉर्मूला निकाल याद रखना है, ए एन, कोई भी एनओ पद का अगर फॉर्मूला लिखना है तो क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला आपको फॉर्मूला याद रखना है ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने वो फॉर्मूला लिख दिया और a3 हमको निकालना, तो n की जगह 3 पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ भी है, यहाँ पे भी n है तो यहाँ पे भी 3 पुट कर दिए, देखिए यहाँ पे, है ना। तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 10, डी का वैल्यू 10 है, तो 30 आंसर आपका सही होगा। जब 30 कहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। तो देखिए मैंने बच्चों सारी चीज़ आपको बहुत ही मेहनत से मैंने तैयार की बच्चों, तो 30 ऑप्शन आपका सी में है, सही हो जाएगा। तो सारी चीज़ आप ध्यान से देखा करें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी जरूर से शेयर किया करें बच्चों, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सी में 8 नंबर में देखिए बच्चों, इसका मान पूछ रहा है, तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। चलिए यहाँ पे ले जाते हैं, यहीं पे सारी चीज़ें मैंने आपके लिए लिख दी हैं। ये देखिए बच्चों 26 डिग्री बटे कोट 64 डिग्री। तो देखिए बच्चों हम 26 को कैसे लिख सकते हैं, याद रखिए, तो 26 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 64, लिख सकते हैं ना, वैसे भी लिख सकते हैं। तो 90 माइनस 64 के रूप में मैंने देखिए यहाँ पे लिख दिया है 10 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, अभी भी वही है 10 26 डिग्री, और कोट का कोट में ही रहने देंगे। और आपको पता होगा 10 90 मैंने देखिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया 10 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कोट थीटा होता है। यही चीज़ें याद रखनी है। तो देखिए यहाँ पे कोट थीटा है ना। उसके अलावा आपको एक और बता देता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा भी क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो ये सारी फॉर्मूले याद रखें आप, कोस थीटा, इस पर भी प्रश्न आते हैं, पिछला वाला देखिएगा सेट तो उस पर है। तो यहाँ पे एक आंसर आपका आ जाएगा बच्चों, है ना, क्योंकि कोट 64 एक का वैल्यू आ जाएगा। 9 नंबर में देखिए बच्चों, 9 नंबर में क्या पूछ रहा है आपको, सेक 90 माइनस ए क्या होता है। देखिए ये फॉर्मूला भी मैंने बताया, तो सेक 90 माइनस ए क्या हो जाता है, कोसेक ए, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, है ना। सेक का कोसेक से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा, साइन का कोस से जुड़ा हुआ है, साइन का कोस में बदलता है 90 वाला माइनस थीटा वाला फॉर्मूला में, कोस सेक आपका सेक में चल जाता है, और एक मैंने बताया 10 का कोट से। तो ये सारी 6 चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1, इसका आंसर सही होता है ना। तो ये सारी चीज़ें याद रखिए। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा बच्चों, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, है ना, क्या होगा। चलिए सारी की चीज़ें मैंने यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार फिर से। कॉसेक वाला देखिए मैंने फॉर्मूला यहाँ पे बता दिया कि ये होता है ना। और साइन 90 डिग्री
है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस का थीटा 1 होगा। देखिए यहाँ पे भी मैंने इसका फॉर्मूला 2 और अलग से लिख दिया, इनको भी याद रखें, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जब ये वाला भी मॉडल पेपर में दिया था, हो सकता है परीक्षा में ये वाला देखने को मिल जाए। देखिए बच्चों, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, याद रखिएगा। ऐसे जब जाता है तो ये मूल बिंदु इसी को कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने चित्र में बता दिया है, ये मूल बिंदु आपका यहाँ पे है और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0, याद रखिएगा। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। चलिए प्रश्न पर चलते हैं। तो 0 0 आपका ऑप्शन कहाँ पे, ए नंबर में, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि बिंदु -3,4 और 7,8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। मध्य बिंदु का फॉर्मूला याद रखिएगा बच्चों, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। अगर दो बिंदु आपको x1 और x2 दिए हुए हैं, याद रखिएगा कि अगर दो बिंदु आपको दिए हुए हैं x1, y1 और एक और दिया हुआ है x2, y2, ये अगर दो बिंदु हैं तो उसके लिए मध्य बिंदु का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है बच्चों, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। दोनों का निर्देशांक दिया हुआ है, दोनों का जोड़ देंगे, शुरू वाला एक साथ और बटे 2 और बाद वाला का बाद वाला के साथ बटे 2, तो 2,6 आपका आंसर होगा बच्चों। चलिए देखते हैं कि 2,6 किस में आंसर है। 2,6 आपका डी ऑप्शन में सही है बच्चों, तो डी ऑप्शन सही होगा, है ना। अगला देखिए बच्चों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके आता है परीक्षा में, 2-3 नंबर वाला में भी आ सकता है। त्रिभुज ABC और DEF दिया हुआ है और इस प्रकार है कि दोनों के भुजाएं लगभग एक दूसरे के क्या है, अनुपात में समानुपाती हैं। देख रहे हैं, तो आपको कोण A दिया हुआ है 40 डिग्री, कोण B 80 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण F की मान ज्ञात करना है बच्चों। ये वाला प्रश्न आपका सिमिलर ट्रायंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं समरूप त्रिभुज से आपका आया हुआ है ना। देखिए बच्चों क्या होगा, यहाँ पे मैंने एक बहुत ही बड़ा चीज़ लिख दिया है, याद रखिएगा। यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, संगत कोण है ना, और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, देखिए एक ही अनुपात में होना जरूरी है, तो ये समरूप त्रिभुज होंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं उसी का यूज करके बनाऊंगा। तो देखिए बच्चों, ये आपको दिया हुआ था, ये आपको दिया हुआ था, है ना, ABDE BC EF और AC DF। तो यहाँ पे A बिंदु किससे कोरिलेट कर रहा है, D से, देख रहे हैं। तो A के जगह में मैंने D लिख दिया, और देखिए B किससे रिलेशन बना रहा है, E के साथ, तो B के जगह में मैंने E लिख दिया बीच में, देख रहे हैं। और मैंने करके ऐसे बना दिया ABC, है ना। समरूप त्रिभुज किसको हो जाएगा, DEF के, है ना। और समरूप त्रिभुज का आपको मैंने एक युग्म बता दिया कि तीनों कोण उसके बराबर होते हैं, है ना। संगत कोण दोनों के बराबर होते हैं। तो दो कोण आपको दिए हुए थे, देखिए एक त्रिभुज का 2 कोण दिया हुआ आपको, देखिए, है ना। तो 2 कोण जब आपको इसे दिए हुए हैं तो आपको तीसरा भी निकल जाएगा। 2 कोण इसके दिए हुए हैं, तो यहाँ से कोण सी कितना हो जाएगा, कोण सी 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का 180 डिग्री होता था, 80 40 120, और यहाँ 60 बचा, तो ये 60 हो गया। और जब ये 60 हो गया तो सी का संगत देखिए कौन है, सी का संगत एफ है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, सी और एफ, यहाँ से भी देख सकते हैं सी और एफ, तो ये भी 60 डिग्री होगा संगत भुजा से, संगत कोण से, सॉरी। अगला देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जो आपको दिया हुआ है ABC, B आपका समकोण है, BC भुजा का लेंथ दिया हुआ है AC, आपको ज्ञात करना है बच्चों। बहुत ही आसान है, पाइथागोरस फॉर्मूला का यूज करके बना लेना है। देखिए यहाँ पे AB बराबर BC आपको 4-4 सेंटीमीटर दिया हुआ है बच्चों, पाइथागोरस का मैंने यूज किया है। AC स्क्वायर आपका जो कर्ण है, कर्ण आपको पता होगा ये और ये दोनों का भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है जोड़ के, तो देखिए मैंने लिख दिया, तो 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर जोड़ दिया बच्चों, 16 16 32 हो जाएगा। और दोनों तरफ रूट ले लेंगे बच्चों, तो 32 का देखिए यहाँ पे मैंने रूट भी निकाल दिया है, कितना आएगा 2 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितना बार 2 बार जोड़ा बना, एक जोड़ा नहीं बना, तो क्या लिखेंगे 32 को आपको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 2। तो ये देखिए बच्चों रूट के अंदर में ये 2 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 2 रूट के अंदर ही रह जाएगा, ये 2 बाहर निकल जाएगा, 1 रूट के अंदर आ जाएगा। तो देखिए मैंने वही किया है, तो क्या हो जाएगा 2 गुने 2 रूट 2, तो 2 दूना 4 रूट 2 आएगा ना आंसर, तो देखिए मैंने 4 रूट 2 आंसर लिख दिया है। चलिए अगला चलते हैं बच्चों, क्या पूछ रहा है आपको 15 नंबर में। 15 नंबर में देखिए बच्चों पूछ रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा याद रखिए, उसके केंद्र से होकर पार होती है, उसको व्यास कहते हैं। क्या होगा, व्यास, इसका आंसर सही होगा, सी ऑप्शन। अगला चलिए बच्चों क्या पूछ रहा है, किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर बच्चों, तो उसकी परिधि क्या होगा। परिधि की फॉर्मूला आपको पता होगा बच्चों, चलिए ले चलते हैं। ये देखिए मैंने व्यास लिख दिया, व्यास, अब देखिए बच्चों व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या उसका आधा हो जाएगा। आपको याद रखना है कि D = R/2 होता है ना, सॉरी R = D/2 होता है, व्यास का आधा होता है। यह फॉर्मूला आपको दिया हुआ है किताब में। तो देखिए बच्चों यहाँ से R मैंने लिख दिया 7 सेंटीमीटर आधा होगा, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, तो 2 और पाई का वैल्यू कितना था 22/7 गुने 7 है ना, तो 7 7 कट जाएगा, तो 22 दूनी 44 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। सी ऑप्शन आपका सही होगा बच्चों, है ना। चलिए प्रश्न पर चलते, सी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए बच्चों 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, 7 सेंटीमीटर, इसका आंसर मैंने बता दिया, 22 दूनी 44 होगा। अगला देखिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अर्धवृत्त कैसा चित्र होता है बच्चों, ऐसा होता है, याद रखिएगा। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²/2। तो चलिए
मैंने देखिए यहाँ पे निकाल दिया। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल उसका आधा तो बटा 2 कर देंगे। और मैंने यहाँ पे यूज कर दिया, पाई का वैल्यू लिख दिया बच्चों, और आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे आर का वैल्यू दिया 7 लिख दिया, और ये 2 नीचे लिख दिया। तो ये 7 कट जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा 22 गुने 7 और बटा में 2 नीचे रह जाएगा। तो 11 दूनी 22, 11 7 77 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है ना। तो 77 आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। अगला देखिए बच्चों 18 में पूछ रहा है, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। याद रखिएगा बच्चों, त्रिभुज में अगर ये वाला वृत्तखंड छोटा वृत्तखंड है तो ये बड़ा वृत्तखंड हुआ, तो इसको बोलेंगे लघु और इसको बोलेंगे दीर्घ। ऊपर वाला को दीर्घ बोलेंगे, दीर्घ है ना, और इसको बोलेंगे लघु। ये सारी चीज़ें याद रखिए। देखिए मैंने चित्र बना के बता दिया है, देखिए। तो आपको याद रखना है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों के जोड़ के बराबर होगा, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए आगे मैंने सॉल्यूशन क्या बनाया है। आगे देखिए बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होगा, पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 14 दिया हुआ है, और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको नहीं दिया हुआ है, उसी को निकालना है ना। तो यहाँ पे आर दिया हुआ था, आर का वैल्यू से मैंने यहाँ पे बैठा दिया है बच्चों, और 14 प्लस रहने दिया है। समीकरण बनाना तो आपको आता होगा, तो 154 इसका आंसर आ गया, और ये 14 जाकर उधर घट जाएगा, कितना आ गया 140 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको आंसर आएगा दीर्घ वृत्तखंड का बच्चों, है ना। तो दीर्घ वृत्तखंड का 140 सेंटीमीटर स्क्वायर को कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ये ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। देखिए बच्चों 19 नंबर में पूछ रहा है कि ये जो दिख रहा है आंकड़े है, वो आंकड़े का बहुलक क्या है। बहुलक बताओगे बच्चों, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यहाँ पे दिया हुआ मोड, तो मीन मीडियन मोड में मोड का फॉर्मूला होता है बच्चों कि जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसी को बहुलक कहते हैं। तो देखिए कौन सी चीज़ कितना बार आ रहा है, यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है कि 7 2 बार आया है, 8 2 बार आया है, 9 3 बार आया है, और 3 1 बार आया है। सबसे ज़्यादा बार कौन आया, 9 आया, तो 9 इसका बहुलक होगा, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा, है ना। 19 का सी ऑप्शन सही होगा, सबसे ज़्यादा बार आ रहा है ना। तो देखिए मैंने 19 का सी यहाँ पे होगा, 9 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। अगला बार देखिए बच्चों क्या पूछ रहे हैं, एक पासा फेंकने पर 5 की प्रायिकता क्या होगा बच्चों, 5 पाने की प्रायिकता। तो देखिए बच्चों, एक जब भी किसी घटना की प्रायिकता का फॉर्मूला है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे परिणामों की कुल संख्या। तो परिणामों के अनुकूल कितने बच्चों, पासा में 1 से 6 तक नंबर रहता है, लेकिन 5 एक ही जगह लिखा हुआ रहता है, याद रखिएगा 5 एक ही जगह छपा हुआ रहता है। तो 5 आने की प्रायिकता 1 है, 6 बार में 1 बार आता है ना, और 6 संख्याएं आपको परिणाम है, 6 परिणाम में 1 परिणाम 5 है, तो 1/6 इसका आंसर होगा, है ना। ये बहुत सी आसान चीज़ें हैं, इसको याद रखिएगा। जो अगर नहीं समझ में आता है तो समझने की कोशिश करें, प्रायिकता चैप्टर थोड़ा आसान है। तो 1/6 का आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला देखिए बच्चों 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों, ये पूछ रहा है, तो सरलतर रूप में पहले इसको निकाल लेते हैं बच्चों। तो देखिए 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा बच्चों, क्यों होगा बच्चों, मैंने सरलतम रूप में पहले तोड़ दिया, 3 दूना 6 कट जाएगा, 3 5 15, पहले सरलतम रूप में 2/5 हो गया, और 5 का देखिए सरलतम रूप में पहले ला लीजिएगा बच्चों। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 15 को 3 गुने 5 कर दे रहे हैं, और बोलते हैं कि 2 × n m इंटू 5n के फॉर्म में नहीं है, वो गलत हो जाएगा, सरलतम रूप में लिख लीजिएगा। तो देखिए सरलतम रूप में लिख दिया, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो 5 है 2n × 5m के रूप में है, फॉर्म में मतलब रूप में आप लिख दीजिएगा हिंदी मीडियम वाले। और n और m आपको यहाँ पे होल नंबर रहना चाहिए, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, लिख दीजिएगा n और m पूर्ण संख्या होना चाहिए, n, m पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब समझ में आ रहा है, 0 1 2 3, तो यहाँ पे है बच्चों, तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, शांत है, तो शांत इसका आंसर सही होगा, टर्मिनेटिंग शांत। अगला देखिए बच्चों 22 में पूछ रहा है कि x और y चरों वाला व्यापक रैखिक समीकरण का रूप आपको पता होगा बच्चों, x² ax + bx + c = 0 होता है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 नंबर में देखिए बच्चों पूछ रहा है b² - 4ac को द्विघात समीकरण का क्या कहते हैं। अच्छा बच्चों पता होगा b² - 4ac को d कहते हैं, d का नाम क्या है, विविक्तर, तो विविक्तर इसका आंसर सही होगा बच्चों। sin a का व्युत्क्रम क्या बच्चों पता है, 1/sin a को ही व्युत्क्रम कहते हैं। व्युत्क्रम किसी भी चीज़ का अगर a है तो a का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/a, है ना, याद रखिएगा। तो sin a का क्या हो जाएगा, sin a का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/sin a, और 1/sin a क्या होता है, कोसेक a होता है, तो कोसेक a यहाँ पे आंसर सही होगा, समझ में आ रहा है। अब देखिए बच्चों बिंदु 2,5 की x अक्ष से दूरी पूछ रहा है, 25 नंबर। चलिए सॉल्यूशन पर ले चलते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। देखिए बच्चों ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया, क्या क्या भराएगा एक बार देख लीजिए आप, यहाँ पे मैंने भर दिया है। अगला देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे पूछा कि बिंदु 2,5 की x अक्ष से दूरी क्या होगी। देखिए यहाँ पे बिंदु को मैंने यहाँ पे दर्शा देता हूँ पहले, देखिए 5 होगा इसका आंसर, क्यों होगा मैं बता देता हूँ एक बार 5 क्यों होगा। देखिए बच्चों अगर कोई ऐसा कोई करके बना हुआ है, अगर ऐसे करके, अब 2,5 कहाँ होगा, 2,5 आपको पहले x एक्सिस लिखा जाता है, वो पता होगा, तो x एक्सिस में 2 यहाँ होगा और 5 y एक्सिस में यहाँ, तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या दर्शा देंगे, बिंदु को 2,5 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो x एक्सिस से दूरी देखिए बच्चों 5 है, दिख रहा है, तो 5 आंसर सही होगा, है ना। तो इसलिए मैंने 5 आंसर लिख दिया है। और देखिए बच्चों कौन कौन सा प्रश्न है सभी यहीं से करा दे रहा हूँ, सभी वर्ग समरूप होते हैं बच्चों, देखिए, है ना।
बड़ा तो हो गया, लेकिन चारों भुजाएं इसमें भी बराबर है, चारों भुजाएं इसमें भी बराबर हैं, सभी कोण इसमें भी बराबर हैं और सभी कोण उसमें भी बराबर हैं, सभी भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। तो ये आपका समरूप होता है, याद रखिएगा। समरूप का मतलब होता है बच्चों कि जो एक दूसरे के एक जैसा हो, है ना, याद रखिएगा। और सभी वृत्त, एक वृत्त के अनंत स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखा क्या कहता है बच्चों, देखिए एक त्रिभुज ऐसे है, वृत्त ऐसे, तो इसको स्पर्श रेखा बोलते हैं, जो उससे सट के पार हो। देखिए तो बहुत सारी खींची जा सकती हैं, अनंत हो जाएंगी। दिख रहा है, मैंने चित्र में बनाया, अनंत करके बना दिया, बहुत सारे बन गए, अनंत होगा आंसर। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर होता है। ये तो डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया है। अब देखिए बच्चों, यदि 3, 4, 5, 17, 18 एक्स का माध्य 6 है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि एक माध्य का फॉर्मूला याद रखिएगा बच्चों, सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग, ये माध्य का मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, सभी प्रेक्षणों का योग और बटे होता है प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ पे लिखिएगा प्रेक्षणों की संख्या, हिंदी लिखिए प्रेक्षणों की संख्या। तो सभी प्रेक्षण जो दिए हैं मैंने जोड़ दिया, देखिए ऊपर मैंने जोड़ दिया है, और नीचे कितने संख्या 1, 2, 3, 4, 5, सभी प्रेक्षण जोड़ के 5 हैं, तो 5 मैंने यहाँ लिख दिया। तो देखिए बच्चों, ऊपर वाला अगर जोड़िएगा और ये वाला क्रॉस गुना हो जाएगा, आपको समीकरण पता है, ऐसे A/B इक्वल टू अगर होता है C/D, तो क्या हो जाता है, AD इक्वल टू CB हो जाता था, तो वही क्रॉस गुना कर दिया ऐसे करके। तो जोड़ के देखिए बच्चों, इधर 29 आया प्लस x बराबर 30, तो x में 29 जाकर उधर घट जाएगा, तो एक आंसर आपका सही होगा बच्चों, तो एक मैंने यहाँ लिख दिया। 30 नंबर में देखिए बच्चों, पूछ रहा है कि यदि ई एक निश्चित घटना, तो याद रखिएगा बच्चों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है बच्चों। कभी कभी किस तरह का प्रश्न आ जाता है मैं बता दे रहा हूँ कि किसी घटना की प्रायिकता अगर 0.25 है बच्चों, तो उसके नहीं होने की प्रायिकता क्या होती है बच्चों, इस तरह का भी प्रश्न आपको आता है। तो याद रखिएगा, किसी भी घटना होने और नहीं होने, ठीक है, घटना होने जिसको आप बोलते हैं ई, और प्लस ई डैश नहीं होने, घटना के होने और नहीं होने का सम 1 होता है। तो अगर दिया रहेगा घटना होने की संभावना अगर 0.2 है, तो नहीं होने की संभावना कितना हो जाएगा, ई डैश 0.8 हो जाएगा। दोनों को जोड़ के 1 आना चाहिए। इस तरह का भी प्रश्न आता है, इसलिए मैंने बता दिया। तो यहाँ पे 1 होगा। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है बच्चों, याद रखिए। जो घटना घटना ही घटना, तो उसका प्रायिकता 1 होगा। तो यहाँ से मैंने बच्चों जितने भी ऑब्जेक्टिव थे, खाली स्थान थे, उसका सॉल्यूशन मैंने करा दिया है बच्चों। आपको इसका PDF चाहिए, आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए और जल्दी से इसको डाउनलोड कर लीजिए बच्चों। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, तो कर ले। 2 चैनल है, नव आभा और बोर्ड आभा, दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करके रखिए। जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लास है, मैं हिंदी का भी लेने वाला हूँ, मैथ का भी लेने वाला हूँ, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि सारी वीडियो आपको समय पर मिल सके। और आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बच्चों ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और बाकी की वीडियो भी बनाऊंगा, लेंदी वाले क्वेश्चन का भी PDF में बनाऊंगा, ठीक है, उसके लिए चिंता नहीं कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।